फेफड़ों की देखभाल कैसे करें? मान लीजिए हम डेंटिस्ट से पूछते हैं, विभिन्न प्रकार के इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन वह बता देते हैं कि दांतों की देखभाल कैसे करें ताकि ये बीमारियां ना हों। ठीक इसी तरह फेफड़ों की देखभाल भी की जा सकती है ताकि हम फेफड़ों की विभिन्न बीमारियों से बच सकें। आदरणीय दर्शकगण, विश्व भर में मानव जाति की मृत्यु के जो 10 प्रमुख कारण हैं, उनमें से कई फेफड़ों की बीमारियां हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था, सीओपीडी की बात करें यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे हिंदी में कहें तो यह दीर्घकालिक श्वास रोधक रोग है। वर्तमान में यह मानव मृत्यु के लिए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कारण है और देखा गया है कि 2022 तक यह तीसरा सबसे बड़ा कारण बन जाएगा। इसके अलावा इन पहले 10 में से एक और कारण है निमोनिया, जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में होता है। इस निमोनिया या फेफड़ों के संक्रमण में भी मृत्यु दर बहुत अधिक है। इसके बाद हम कैंसर की बात करेंगे। फेफड़ों का कैंसर एक घातक कैंसर है। कई कैंसर का अच्छा इलाज होता है जिससे मरीज़ या रोगी लंबे समय तक ठीक रह सकता है, लेकिन फेफड़ों का कैंसर एक ऐसे चरण में पकड़ा जाता है जब उसका इलाज संभव नहीं होता। इसके अलावा फेफड़ों की टीबी भी है, जिसके कारण भी कई लोग मर जाते हैं। इसलिए दर्शकगण, अगर हम इन मानव मृत्यु के कारणों को रोक सकते हैं तो हम कई जीवन बचा सकते हैं। वास्तव में फेफड़ों की देखभाल जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है। आप शायद कह सकते हैं कि बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ तो उसकी फेफड़ों की देखभाल कैसे? हम चाहेंगे कि बच्चा अपनी माँ के गर्भ में पूरा समय लेकर बढ़े और फिर जन्म ले। कई बार देखा गया है, कई मामलों में बच्चे समय से पहले ही जन्म ले लेते हैं। इससे फेफड़ों की जो समस्या होती है, कई बार फेफड़ों की परिपक्वता या इसकी संरचनात्मक पूर्णता नहीं मिल पाती, जिसके परिणाम स्वरूप बचपन से ही बच्चा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है। कई बार ये इमैच्योर या समय से पहले जन्मे बच्चे के फेफड़े इतने कमज़ोर होते हैं कि वे सामान्य जीवन नहीं जी सकते। इसके अलावा इस प्रकार के बच्चों के फेफड़ों में अक्सर संक्रमण हो जाता है। इसीलिए जन्म से पहले पूरा समय लेकर जन्म लेने वाला बच्चा ही एक स्वस्थ फेफड़े के साथ जन्म ले सकता है। इसके बाद जन्म लेने के तुरंत बाद ही फेफड़ों की दूसरी तरह की देखभाल शुरू हो जाती है। कैसी? जो बच्चे जन्म के पहले 6 महीने माँ का दूध पीते हैं, उनके मामले में देखा गया है कि उन बच्चों को जल्दी निमोनिया नहीं होता और उनके अस्थमा होने की संभावना भी बहुत कम हो जाती है। इसलिए बच्चे को माँ का दूध पिलाना भी एक प्रकार की फेफड़ों की देखभाल के अंतर्गत आता है। इसके बाद जब टीका देने का समय आता है, शायद हम जानते हैं, हमारे ईपीआई कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी बच्चों को टीकाकरण यानी टीका मिलता है। इस टीके के माध्यम से ही बच्चे के फेफड़ों की प्रारंभिक देखभाल शुरू होती है। इस टीके में काली खांसी शामिल है। पोलियो, निमोनिया जैसे विभिन्न टीके हैं। आप नाम सुनकर ही समझ सकते हैं, इन टीकों को देने का उद्देश्य आपके फेफड़ों को संरक्षित करना और फेफड़ों को धीरे धीरे अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाना है। ऐसा समय था जब ये टीके नहीं थे, तब फेफड़ों के संक्रमण में कई बच्चे मर जाते थे। खुशी की बात है कि टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद हमारे 5 साल से कम उम्र के कई बच्चों के फेफड़ों के संक्रमण से या गंभीर फेफड़ों की स्थिति से बचने की संभावना बढ़ गई है। यह कार्यक्रम न केवल बच्चों को सुरक्षित रखता है, बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक शांति प्रदान करता है। मैं कह रहा था कि टीकाकरण का काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह फेफड़ों के संक्रमण से बचाता है और यह बच्चों के स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप से सुरक्षित रखने में मदद करता है। लेकिन अगर कोई फेफड़ों के संक्रमण से बचा रहता है तो उसे गंभीर स्थिति से बचने के लिए ध्यान रखना होगा। इसके अलावा टीकाकरण से समुदाय में स्वास्थ्य सुरक्षा का स्तर भी बढ़ता है, जिससे सभी को लाभ होता है।
और मामा मच पर्वत पर। उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे सुरक्षित रहें। मामा मच पर्वत एक बहुत ही ऊंचा और ख़तरनाक पर्वत है जहां पर चढ़ाई करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। इसलिए उन्हें यह सिखाना बहुत ज़रूरी था कि कैसे सुरक्षित रहें और किसी भी आपात स्थिति में क्या करना चाहिए। कानून के अनुसार उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे सुरक्षित हैं, उछिब्बा और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियाँ बरतें। इस घर में रहने से यह देखा जाता है कि घर का वातावरण खतरे में पड़ जाता है और ऐसे वातावरण में हम हैं और अमोनिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए घर को हवादार होना चाहिए, अर्थात हवा का प्रवाह अच्छा होना चाहिए और पर्याप्त रोशनी और हवा होनी चाहिए ताकि फेफड़ों में संक्रमण न हो या कोई टीबी से प्रभावित न हो। कई बार हम देखते हैं कि घर के अंदर खाना पकाया जाता है और रसोई जो कि रसोई घर है वह भी कई बार स्वास्थ्यकर नहीं होता। अगर हम विशेष रूप से हमारे ग्रामीण महिलाओं की बात करें तो वे लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करती हैं। इस लकड़ी के चूल्हे का धुआं घर के अंदर प्रवेश करता है और वह इसे सांस के साथ अपने फेफड़ों में लेती है। इसके परिणाम स्वरूप इन घरों के निवासियों में भविष्य में सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। घर के चूल्हे का धुआं आसानी से बाहर निकल सके, इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। जो लोग लकड़ी के चूल्हे का उपयोग करते हैं उन्हें ऐसा चूल्हा मिलना चाहिए जहां कम लकड़ी का उपयोग होता है और धुआं बाहर निकल जाता है। तो इस तरह के चूल्हे का उपयोग करने से घर का वातावरण अच्छा रहता है। घर को हम कई बार बहुत सारी चीज़ों से भर देते हैं। इन चीज़ों में जैसे कि कालीन होते हैं, भारी पर्दे होते हैं, अन्य सोफ़ा सेट होते हैं जहां बहुत सारी धूल जमा होती है। ये धूल अगर घर के किसी सदस्य को अस्थमा है तो उसे नियंत्रित करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसलिए अस्थमा या इस तरह की सांस की बीमारी वाले व्यक्ति का घर अगर बहुत कम अव्यवस्थित हो बल्कि अधिक खुला हो और धूल जमा ना हो, ऐसी चीज़ें हों तो वह उसके लिए स्वास्थ्यकर घर होगा। इसके अलावा ध्यान रखना होगा कि घर में कोई नम दीवार ना हो या सीलन वाली दीवार ना हो जिनमें कई बार फंगस पैदा हो जाता है। ये भी अस्थमा या सीओपीडी सांस की तकलीफ़ बढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ, वह है हमारी अपनी आदतों को बदलना। कई बार देखा जाता है कि हम खांसी के समय मुंह पर हाथ नहीं रखते। इसके परिणाम स्वरूप अगर कोई व्यक्ति बीमार है, कोई निमोनिया या फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित है तो यह खांसी के माध्यम से आसपास के लोगों में फैलता है। इसलिए किसी भी समय खांसी आने पर हम मुंह पर हाथ रखकर अपने मुंह को ढकेंगे, नाक और मुंह को ढककर रखेंगे। कई बार हम कहीं भी थूक देते हैं। इस थूक के माध्यम से ही टीबी के जीवाणु, निमोनिया के जीवाणु और इन्फ्लुएंजा विभिन्न जगहों पर फैलते हैं। इसलिए हम हमेशा सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि लोग कहीं भी थूक न दें। इसलिए ये व्यक्तिगत आदतें भी फेफड़ों की देखभाल के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा आता है मुंह की देखभाल। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हर दिन अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ़ करें। हर दिन नियमित रूप से दांत ब्रश करें। आप शायद कह सकते हैं कि मुंह की सफाई का फेफड़ों की देखभाल से क्या संबंध है। अगर मुंह की देखभाल नहीं की जाती और जो लोग नियमित रूप से धूम्रपान और पान, जर्दा आदि का सेवन करते हैं उनके मुंह में बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न होते हैं। ये हानिकारक जीवाणु लार के साथ धीरे धीरे हमारी श्वास नली में चले जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप निमोनिया हो सकता है और कई बार फेफड़ों में फोड़ा भी हो सकता है। इसलिए मुंह की देखभाल करने से यह निमोनिया हमें बचाया जा सकता है। हमने पहले ही कहा है कि हमारे देश में निमोनिया से मृत्यु दर कम नहीं है। यह मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक है। बच्चों और बुज़ुर्गों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनके फेफड़ों में संक्रमण अधिक होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम सभी टीके देंगे और साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें निमोनिया का टीका भी मिले, विशेष रूप से उन सभी का। बच्चे अक्सर विभिन्न प्रकार की खांसी और सर्दी से पीड़ित रहते हैं
उन्हें निमोनिया का टीका और इन्फ्लुएंजा का टीका लगवा लेना चाहिए। इसके अलावा हमारे बुजुर्गों में से कई लोग निमोनिया से पीड़ित होकर मृत्यु के कगार पर पहुंच जाते हैं या विभिन्न प्रकार की जटिलताओं से पीड़ित रहते हैं, और इसके अलावा कई मामलों में उनके पास दीर्घकालिक किडनी रोग, हृदय रोग या फेफड़ों की बीमारी होती है। निमोनिया का टीका, इन्फ्लुएंजा का टीका लेना अच्छा होता है फेफड़ों की रक्षा के लिए। सबसे अधिक आवश्यक है धूम्रपान न करना। जहां देखा जाता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या घट रही है, लेकिन हमारे देश में धूम्रपान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। केवल धूम्रपान ही नहीं, इसके साथ अन्य मादक पदार्थ जो सांस के साथ ले जाते हैं, जैसे हेरोइन, जो सांस के साथ ले जाते हैं, वे फेफड़ों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। देखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक पैकेट यानी 20 सिगरेट 10 साल तक पीता है तो उन्हें, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी, क्रॉनिक यानी किसी भी स्थिति में यह पेरिस हो जाता है। धूम्रपान को छोड़ना होगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि धूम्रपान करने वाले मरीजों में निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है, तपेदिक होने की संभावना बढ़ जाती है, फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान मुक्त वातावरण में रहना होगा और धूम्रपान छोड़ना होगा फेफड़ों की देखभाल के लिए। स्वच्छ हवा जहाँ होती है वहाँ रहना अच्छा होता है। जहाँ पर्यावरण प्रदूषण कम है उन क्षेत्रों में रहना अच्छा होता है। एक आंकड़े में देखा गया है, यह शोध चीन में हुआ था। बड़ी सड़कों के किनारे जो आवासीय क्षेत्र होते हैं, उन स्थानों पर बच्चों को अक्सर फेफड़ों का संक्रमण होता है और देखा गया है कि वे अधिक अस्थमा से पीड़ित होते हैं। इसलिए हमारे घर ऐसे व्यस्त सड़कों से बहुत दूर होने चाहिए, या जहाँ कारखाने नहीं हैं या ईंट भट्टे नहीं हैं, ऐसे स्थानों पर। पहले हमने कहा था कि विभिन्न नशीले पदार्थ फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो विशेष रूप से सांस के साथ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो लोग शराब पीते हैं यानी मद्यपान करते हैं, उन्हें निमोनिया होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। हमारे देश में हमारे जो श्रमिक हैं, उनकी पेशागत जो शारीरिक समस्या होती है, यह कई मामलों में उपेक्षित होती है। कुछ पेशों के श्रमिकों को फेफड़ों की बीमारी होती है। विशेष रूप से एक बीमारी हम जानते हैं, वह है सिलिकोसिस यानी फेफड़ों की बालूमयता। वे अपने काम के दौरान जो धूल या रेत उड़ती है, वह सांस के साथ सीधे फेफड़ों के छोर तक चली जाती है और वहाँ फेफड़ों को विभिन्न तरीक़ों से तो नुकसान पहुँचाती है। किस प्रकार के पेशे, जैसे पत्थर तोड़ने का पेशा, शिल्प पत्थर की नक्काशी का पेशा, ईंट भट्टे के श्रमिक ईंट तोड़ना, सड़क खोदना, घर तोड़ना, जो लोग रेत निकालते हैं, घर बेचते खरीदते हैं, या जो सिरेमिक कारखाने में काम करते हैं, कास्ट्री कारखाने में काम करते हैं, इन लोगों को फेफड़ों में बालूमयता की बीमारी यानी सिलिकोसिस की बीमारी बहुत अधिक होती है। इसलिए अगर देखा जाए कि इन कारखानों के श्रमिक अक्सर खांसी और कफ से पीड़ित हो रहे हैं, तो उन्हें फेफड़ों की क्षमता की जांच करानी चाहिए कि फेफड़े क्षतिग्रस्त हो रहे हैं या नहीं, और जल्दी से उस काम से हट जाना चाहिए। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के केमिकल कारखानों या खदानों में या रंग के कारखानों में जो लोग काम करते हैं, जैसे गन्ना पेराई, फिर जूट मिल, इन जगहों पर काम करने वालों को काम करते समय विशेष प्रकार का मास्क पहनना चाहिए, ताकि इसके रेशे या केमिकल पदार्थ फेफड़ों में न जाएं, और नियमित रूप से स्वास्थ्य कर्मी के पास जाना चाहिए कि उनके फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। हम चर्चा कर रहे थे कि हमारे आसपास का पर्यावरण भी साफ रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, जैसे कहीं भी कचरा फेंकना ठीक नहीं है। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं कि मजबूरी में आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं। जो लोग लंबे समय से आर्सेनिक युक्त पानी पीते हैं, उन्हें जीवन के एक समय में फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, और जो आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं और साथ ही धूम्रपान भी कर रहे हैं, उनमें यह कैंसर होने की दर और भी अधिक होती है। इसीलिए आर्सेनिक मुक्त पानी पीना भी फेफड़ों की देखभाल में आता है।
अपने वज़न को भी सही रखना चाहिए। आप शायद कह सकते हैं कि अब तक सुना है कि अधिक वज़न होने पर दिल की समस्या होती है, ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रोक होता है। लेकिन फेफड़ों को क्या नुकसान होता है? मोटापा एक जटिल स्वास्थ्य स्थिति है जो न केवल हमारे शरीर के बाहरी हिस्सों को प्रभावित करती है, बल्कि आंतरिक अंगों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से फेफड़े, जो हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है, मोटापे के कारण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति मोटा होता है तो उसके फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस स्थिति में फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है। यह स्थिति ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के रूप में जानी जाती है, जिसमें रोगी की नाक बंद हो जाती है और नींद के दौरान उसकी सांस रुक जाती है। यह एक गंभीर स्थिति है जो नींद के दौरान श्वास रोधक रोग का कारण बनती है। लंबे समय तक इस समस्या के बने रहने पर फेफड़ों की रक्त वाहिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिससे दिल की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसके अलावा मोटापे के कारण शरीर में अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने वजन को नियंत्रित रखें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ताकि फेफड़ों और अन्य अंगों को होने वाले नुकसान से बचा जा सके। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मोटापा न केवल हमारे बाहरी रूप को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे आंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और तनाव प्रबंधन जैसी स्वस्थ आदतों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराना भी आवश्यक है, ताकि किसी भी संभावित समस्या का समय रहते पता लगाया जा सके और उचित उपचार किया जा सके। इस प्रकार मोटापे के प्रभावों को समझना और उनसे बचने के उपाय करना हमारे दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य को इससे बहुत नुकसान होता है और ये क्षतियाँ फिर से पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती, और देखा जाता है कि यह ठीक हो जाने के बाद भी कीश विभिन्न समयों पर विभिन्न प्रकार की खांसी से पीड़ित रहते हैं और फेफड़े धीरे धीरे और अधिक क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। हम जानते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। केवल फेफड़ों को ठीक रखना पर्याप्त नहीं है। अगर कोई अन्य अंग या प्रणाली क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके कारण भी फेफड़े क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हृदय विफलता से पीड़ित हो तो उसके फेफड़ों में पानी आ सकता है, और अगर कोई किडनी की बीमारी से पीड़ित हो तो अक्सर देखा जाता है कि उनके फेफड़ों में पर्दे के बीच पानी जमा हो जाता है या फेफड़ों में पानी भर जाता है, और देखा जाता है कि उनमें निमोनिया होने की संभावना अधिक होती है। ठीक उसी तरह अगर कोई सिरोसिस या लिवर की बीमारी से पीड़ित हो, अगर कोई अन्य बीमारी से पीड़ित होता है तो फेफड़े प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए फेफड़ों को ठीक रखने के लिए केवल फेफड़ों का नहीं, बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों का भी ध्यान रखना होगा। दर्शकों, हमने फेफड़ों की पूरी देखभाल के बारे में चर्चा की। आशा है कि आप अपने स्वास्थ्य नियमों में इन नियमों का पालन करेंगे।